नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रपति के संबंधी जो परिचय था उससे आप लोगों को रूबरू करवाया था। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेके चल रहे हैं। वैसे तो पूरा टॉपिक ही राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों कि राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अतः हमें चाहे प्रधानमंत्री पढ़ना हो, चाहे भली से हमें राज्यपाल के बारे में जानना हो, चाहे भली से हमको मंत्रिपरिषद के बारे में जानना हो या हमें संसद के बारे में पढ़ना हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी तरह से राष्ट्रपति से लिंक है। क्योंकि राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान, सर्वोच्च हेड जो है कौन है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। इसका इम्पोर्टेंस हमको इस बात से पता लगता है कि राष्ट्रपति के अंदर जो आर्टिकल 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, और वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, भारत के संपूर्ण शासन का संचालन करेगा। ये बात अपने आप में स्पष्ट करती है कि राष्ट्रपति कितना महत्वपूर्ण पद है। तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति पद की बात करें, राष्ट्रपति की महत्व को हम लोग जान रहे हैं, तो इसके महत्व का इस बात से भी अंदाजा लगाया जाएगा कि राष्ट्रपति पद से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी शक्तियां इससे संबंधित हैं, इतनी किसी भी पद के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं है। दोस्तों, अब हम लोग आज नए टॉपिक पे चलते हैं। नया टॉपिक है राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु योग्यताएं या अर्हताएं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर क्या राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख दिया गया है या नहीं दिया गया? संविधान क्या कहता है? सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों संविधान की, कि भारत का संविधान इस मामले में क्या कहता है। दोस्तों, भारत का संविधान राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता संबंधी बात है, योग्यता, एलिजिबिलिटी, या योग्यता को हम हिंदी में अर्हता के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 58 में दे रखा है। किस में दे रखा है दोस्तों? 58 में इसका उल्लेख दे रखा है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या अर्हताएं चाहिए। दोस्तों, संविधान के अंदर राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं या अर्हताएं हैं वो बेसिकली 3 प्रकार की योग्यताओं या अर्हताओं की बात की जा रही है, और चौथा एक सप्लीमेंट्री उसके साथ में और जुड़ा हुआ है। सबसे पहली योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए ये जरूरी है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ हमारा संविधान ये स्पष्ट नहीं कहता कि भारत का नागरिक बाई बर्थ होना चाहिए या कोई दूसरा व्यक्ति भारत में आकर के भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसके बारे में हमारा संविधान मौन है। संविधान में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों, निर्वाचित होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली अर्हता या योग्यता ये है। दूसरी बात दोस्तों कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी 35 ईयर्स की आयु पूर्ण कर चुका हो, प्राप्त कर चुका हो, यानी 35 साल का हो चुका हो। 35 साल से अगर एक दिन भी उसकी आयु कम है, डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पर जो आयु मानी जाएगी वो डॉक्यूमेंट्री मानी जाएगी, तो जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मानी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्री लेवल पे, डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे जो आयु है वो 35 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो। अगर चुनाव लड़ते समय, चुनाव की प्रक्रिया में फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय अगर एक दिन भी उसकी आयु कम है तो वो चुनाव की प्रक्रिया से डिवार हो जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उस चुनाव में अपीयर
नहीं हो सकता। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर वो है कि वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसमें बाद में संशोधन भी हुआ 52, इसके तहत लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो मिनिमम योग्यताएं चाहिए, वो सारी योग्यताएं अगर किसी के पास में है तो उन योग्यताओं के तहत वो क्या राष्ट्रपति का चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है। यहाँ पर ये 3 विशेषताएं यानी 3 योग्यताएं या 3 अर्हताएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन चौथी बात एक सप्लीमेंट्री तौर पे कही जाती है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक और विशेषता हम मानते हैं, बेसिकली संविधान में इन 3 के बारे में ज़्यादा उल्लेख है, लेकिन एक चौथी बात और यहाँ पे निकल के आती है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के पद पे मौजूद है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे मौजूद है या उपराष्ट्रपति के पद पे मौजूद है या राज्यपाल के पद पे मौजूद है या केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के पद पे मौजूद है या किसी राज्य का मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के रूप में मौजूद है, यानी वो किसी राजनीतिक पद पे है, तो उस पद को कभी भी लाभ के पद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। अभी तक ये डिसाइड हो चुका है। अब इसके अलावा लाभ का पद का मतलब क्या होता है, ये कौन सा पद लाभ का है कौन सा नहीं है, इसके बारे में समय समय पर आप लोगों को जानकारी होगी कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा जो वर्डिक्ट दिए जाते हैं, जो फैसले दिए जाते हैं, उन्हीं में ये डिसाइड होता है कि कौन सा पद लाभ का पद की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न मामलों में जो अब तक वर्डिक्ट दिए, उसके तहत मोटे तौर पर हम लोग ये जान सकते हैं, जो सरकार, किसी भी प्रकार की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन काम करने वाला जो वेतनभोगी कर्मचारी है, जो वहाँ सेवाएं देने वाला सरकारी कर्मचारी है, उनको जनरली लाभ के पद में या ऐसे किसी एंटरप्राइजेस से, लोक निगम या लोक उद्यम जिसका सरकार पर 50% से ज़्यादा स्वामित्व है, ऐसे किसी भी कंपनी या अपन कहें निगम वगैरह जो होते हैं, उन निगम कॉरपोरेशंस वगैरह का अगर कोई सदस्य है तो और वो वेतन प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे पद को हम लाभ का पद मानते हैं। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी कि लाभ के पद का मतलब क्या है। यहाँ लाभ का पद मंत्री पद, या हम कहें एक तरह से कि ये जो पद है, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति का पद या प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री के पद पर अगर कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसे लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं आपको राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित हैं। इन राष्ट्रपति की योग्यता संबंधी जो प्रावधान हैं, इन प्रावधानों के आधार पर ही, इन बातों को ध्यान में रख कर के ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर वो नहीं हो, ऐसा ये माना जाता है। यहाँ पर ये योग्यता अगर किसी के पास में है, किसी व्यक्ति के पास में है, तो वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। ये आर्टिकल 58 के अंतर्गत योग्यताओं संबंधी उल्लेख दे रखा है। दोस्तों, यहाँ पे योग्यता संबंधी बात कंप्लीट होती है। अर्हताएं कहें या योग्यताएं कहें, यहाँ पर ये बात कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। बहुत सारी बातें इसमें हम लोग करेंगे और एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और विद एग्जाम्पल से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता कैसे है। दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, कौन सा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो
सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो क्या भारत के संविधान में निर्वाचन संबंधी उल्लेख है या नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान या निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है या नहीं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन होगा, इसका उल्लेख है। निर्वाचन संबंधी बात है, इसमें निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन मंडल जो है, निर्वाचक मंडल का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। और वहीं आर्टिकल 55 के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है, किस प्रक्रिया से, किस रीति से निर्वाचन किया जाएगा, उसका उल्लेख यहाँ पर है 55 में। 62 में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में रिक्त हो जाए। आकस्मिक स्थिति में रिक्त होने का मतलब है कि किसी कारणवश मृत्यु हो जाए या पद से इस्तीफा दे दे या महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए, किसी भी तरीके से वो पद रिक्त हो जाए, तो उसके कारण जो पद की रिक्ति है उसको कितने समय में भरना होगा, उस आकस्मिक रिक्ति की जगह पर कौन उसमें पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, साथ में कितने समय के अंदर, लास्ट में अंतिम रूप से कितने समय के अंतर्गत वो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो व्यवस्था है उसका चुनाव करवाने का जो समय अवधि है वो कितनी होगी, इसके बारे में उल्लेख 62 में दे रखा है। और उसके बाद में लास्ट बात करते हैं 71, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का उल्लेख है इसमें। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो उस विवाद पर कौन सुनवाई करेगा, कौन फैसला देगा, सीधे अपील कहाँ की जा सकती है, उसमें जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ये बात इसमें दे रखी है। सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी विवाद पर कहीं अपील की जा सकती है तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो अंतिम फैसला होगा और मान्य फैसला होगा। दोस्तों, ये बेसिकली ये जो 4 आर्टिकल हैं, ये चारों आर्टिकल जो है ये इसकी निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया से या निर्वाचन संबंधी मामले से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य और कोई बात इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली आएगी वो बात हम लोग आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये देखें कि आर्टिकल 54 क्या कहता है, निर्वाचक मंडल, और 55 कहता है निर्वाचन प्रक्रिया। दोस्तों, आर्टिकल 54 से ये बात तो साफ साफ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित किया जाएगा, यानी राष्ट्राध्यक्ष जो है हमारा निर्वाचित होगा। और निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होगा, देखो दोस्तों, निर्वाचक मंडल के अंदर यहाँ पर कौन कौन इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों लोकसभा, व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। तीसरी बात, केंद्र शासित प्रदेशों में खासकर दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य होंगे, इस निर्वाचक मंडल के अंदर भागीदारी करेंगे।
दोस्तों आपको याद होगा ये 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था। दिल्ली एवं पुदुचेरी का मामला जो है, दिल्ली एवं पांडिचेरी का जो मामला है, इसको जो जोड़ा गया था, इसको जो शामिल किया गया था, वो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये अधिनियम 1992 में आया था, 1992 में आया था 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। और अभी 2019 से जो यहाँ J&K जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है, यहाँ की विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये विधानसभा के सदस्य यानी निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। निर्वाचित सदस्यों को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। दोस्तों ये लोग जो हैं, ये सारे के सारे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, वोट डालते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, मैंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ ध्यान देने की बात है, निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के, विधानसभा शब्द लिखा है मैंने, विधान परिषद नहीं लिखा है दोस्तों, विधानमंडल नहीं लिखा है, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली एवं पांडिचेरी, जिसको आप पुदुचेरी कहते हैं, इसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। बात ये आती है दोस्तों कि कौन भाग नहीं लेते हैं। तो पहली बात तो जो भाग नहीं लेते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर ले, चर्चा कर ले। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, वैसे अब मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया, मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी जो प्रावधान था उसमें चेंज कर दिया, 331 में अब चेंज कर दिया गया है। तो अब 543 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वही इसमें शामिल होते हैं, 545 नहीं होते हैं, 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है। तो लोकसभा के अगर मनोनीत सदस्य हैं तो उसमें भागीदारी नहीं करेंगे। राज्यसभा के जो आज भी मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें भागीदारी नहीं करते हैं। तीसरी बात, लोकसभा के मनोनीत सदस्य नहीं करते, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भागीदारी नहीं करते। साथ में लोकसभा राज्यसभा के अलावा जो विधान परिषदें हैं, विधान परिषदें हैं, राज्यों की विधान परिषदें हैं, उनके सदस्य भी इसमें, विधान परिषदों के निर्वाचित हो या कैसे भी सदस्य हों, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कोई भी सदस्य इसमें भागीदारी नहीं करता है। राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भागीदारी नहीं करते। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों का ना तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत किसी भी प्रकार का सदस्य इसमें भागीदारी नहीं करता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल के अंदर शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भागीदारी करते हैं। ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया, निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। साथ में 54 में ये चेंज किया गया और दिल्ली पांडिचेरी के सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और 2019 में जो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के रूप में जो हमारे ये अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो यहाँ J&K जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसके निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों शामिल नहीं होते हैं उनकी बात करें तो ध्यान रखना कि निर्वाचित सदस्यों के अलावा कोई भी मनोनीत सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो विधान परिषद का हो, विधान परिषद का तो कोई सा भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो
मनोनीत हो। किसी भी प्रकार का सदस्य जो विधान परिषद का है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भागीदारी करते हैं केवल निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य भी भागीदारी नहीं करता है और अन्य कोई मनोनीत सदस्य अन्य किसी सभा का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का मनोनीत सदस्य उसमें भागीदारी नहीं करता है। यहाँ दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भागीदारी करते हैं, इनके मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये निर्वाचक मंडल संबंधी बात समझ में आई होगी। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल संबंधी बात कही गई है। दोस्तों, निर्वाचक मंडल संबंधी बात जो है इसमें कही गई है। अब इसके बाद में जो हम बात करते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है। निर्वाचन प्रक्रिया आर्टिकल 55 के अंदर बात करें तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्यों अपनाई जाती है। दोस्तों, आर्टिकल 55 कहता है, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाके मैं बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 55। दोस्तों, निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 55 में दे रखा है। और आर्टिकल 55 कहता है कि इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, सकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और ये प्रणाली भी साथ में एक और विशेषता रखती है, वो है एकल हस्तांतरणीय या स्थानांतरणीय। बहुत सी किताबों में एकल संक्रमणीय भी लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश शब्द होता है इसका ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल का मतलब तो हस्तांतरणीय, स्थानांतरणीय ही होता है, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि इसको हम हस्तांतरणीय या स्थानांतरणीय कहें। एकल हस्तांतरणीय निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, ये दो बातें इसके अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया जो दे रखी है, इस निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में जो विशेष रूप से दो बातें दे रखी हैं, वो दो बातें आपके सामने मैंने लिखी हैं। सबसे पहली बात तो दे रखी है सकल अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली है। सकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मतलब जो सभी का समान अनुपात में, पूरी देश की जनसंख्या का सभी अनुपात में प्रतिनिधित्व करता हो। पूरी देश की जनसंख्या का सभी अनुपात में, यानी सकल अनुपात में पूरी देश की जनसंख्या का बराबर अनुपात में, समान अनुपात में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसी प्रणाली को हमें अपनाना है। तो हमें जब इस प्रकार की प्रणाली अपनानी है, सकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व देना है सभी को, पूरे देश की जनता को, चाहे देश का किसी भी राज्य की जनता हो, जनसंख्या हो, उसको समान रूप से प्रतिनिधित्व, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वो केरल की हो या तमिलनाडु की हो, कहीं की भी हो, किसी भी क्षेत्र की जनता हो, राजस्थान की हो, चाहे वो यूपी की हो, सभी को सकल अनुपात में, मतलब सभी को समान अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करने का मौका प्राप्त हो सके। दोस्तों, बात ये आती है कि पूरे देश के अंदर जो जनसंख्या है वो अलग अलग है, हर एक राज्य की जनसंख्या अलग है। केरल की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, राजस्थान की अलग है, यूपी की अलग है, सिक्किम की अलग है। कोई राज्य बड़ा है, कोई छोटा है, कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा, कहीं जनसंख्या बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है कि ऐसी स्थिति में सभी का समान अनुपात, यानी सकल अनुपात, यानी सभी को इक्वल प्रोपोर्शनल में कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करने का समान अनुपात में मौका कैसे दिया जाए। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि राजस्थान का वोट की वैल्यू भी उतनी ही रहे जितना यूपी के वोट की वैल्यू रहे, यूपी के वोटर की वोट वैल्यू रहे। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि
राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे देश का प्रधान है, तो किसी भी राज्य विशेष के लोगों को तो वोटिंग पावर ज़्यादा मिल जाए, किसी राज्य के जनसंख्या कम है तो उनको वोट वैल्यू जो है उनको, या राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग वैल्यू है वो कम मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी देश की, पूरे देश में इक्वल प्रोपोर्शनलिटी में वोट वैल्यू होनी चाहिए। जनसंख्या का जो अनुपात है उस अनुपात के हिसाब से जो है वोट की वैल्यू होनी चाहिए। जनसंख्या अगर यूपी की ज़्यादा है, यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो यूपी के जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या अगर कम है तो उनमें समतुल्यता, समान अनुपात, उनके वोट के वैल्यू में समान अनुपात होना चाहिए। हाँ, संख्या हम ये कह सकते हैं कि वोट वैल्यू जो है वहाँ यूपी की ज़्यादा होगी क्योंकि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी। हमारी जनसंख्या जो है कम है यूपी की तुलना में, तो हमारी वोट वैल्यू कम होगी। लेकिन वोट वैल्यू का अनुपात जो दोनों का है, पर कैंडिडेट जो अनुपात निकलेगा वो अल्टीमेटली दोनों का समान निकलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि राजस्थान के अंदर एक एमएलए के मत का मूल्य, राजस्थान के एक एमएलए के मत का मूल्य है 129 पॉइंट्स, और अगर हम बात करें एक एमएलए यूपी का है तो उसके वोट का वैल्यू क्या है, 208 है, माना कि 208 है। तो आपको दिखने में ये लगेगा कि यहाँ यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू ज़्यादा है और हमारे एमएलए की वोट वैल्यू कम है, लेकिन हकीकत बात यह है कि यूपी की जनसंख्या भी ज़्यादा है, यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है। मतलब यूपी का एक एमएलए जो है ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और राजस्थान का एक एमएलए जो है कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में, जो राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में एमएलए का प्रतिनिधित्व है और यहाँ की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या के अनुपात में वहाँ के एमएलए का जो प्रतिनिधित्व है, ये प्रतिनिधित्व का अनुपात जो है समान होना चाहिए। तब जाकर के हम लोग इसको सकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंदर शामिल कर सकते हैं। मतलब वोट वैल्यू चाहे एमएलए की ज़्यादा हो, राजस्थान की तुलना में इनकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर यूपी की जनसंख्या भी एक एमएलए के निर्वाचन में जो भाग लेने वाली जनसंख्या है वो भी ज़्यादा है। अभी फॉर्मूले से वो चीज़ आपको निकल के आएगी, समान आनुपातिक चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक क्वेश्चन उठता है आप लोगों के सामने दोस्तों, और वो क्वेश्चन ये उठता है कि हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को क्यों अपनाया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को ही क्यों अपनाया। देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सबसे पहला कारण, हम लोग मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन के स्थान पर हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन की पद्धति को ही क्यों अपनाया। तो इसके कई सारे कारण हैं, उन कारणों पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में इन दोनों प्रक्रियाओं को मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके आराम से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एग्जाम्पल से भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों रखा गया। पहली बात तो यह है कि संसदीय शासन प्रणाली इसका एक कारण है। हमने हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर आपको पता है कि दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोहरी कार्यपालिका। और जब दोहरी कार्यपालिका जब पाई जाती है तो दोस्तों, ये दोहरी कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कराना उचित नहीं है। वेस्टेज ऑफ मनी भी है, संसाधनों का दुरुपयोग की श्रेणी में भी हम उसको रख सकते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोहरी कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में है, वह नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो यहाँ जो पहली बात तो ये हुई कि राष्ट्रपति जो है एक नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड के लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा करके उसको राष्ट्राध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करना ही ज़्यादा तार्किक प्रतीत होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी बात यह है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति को भी डायरेक्ट इलेक्ट करवाया जाए और प्रधानमंत्री भी, जो कि लोकसभा में बहुमत का नेता है, वो भी
कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचित होकर के आया और लोकसभा के विश्वास मत उसको हासिल है। तो जब राष्ट्रपति भी डायरेक्ट रूप से निर्वाचित हो जाएगा और प्रधानमंत्री भी जो कि सांसद के रूप में एक तरह से डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड है और लोकसभा में बहुमत का नेता है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता के दो केंद्र या दो ध्रुव उत्पन्न हो सकते हैं। राष्ट्रपति जो है अपनी लोकप्रियता के आधार पे प्रधानमंत्री से टकराव, प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करने की तुलना में वो अपने हिसाब से चलने की कोशिश ज़्यादा करेगा। जबकि आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ पे एक नॉमिनल या संवैधानिक हेड है, उसको प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करना होता है। आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, उसकी सलाह पर कार्य करेगा। ये बात राष्ट्रपति के संबंध में कही जाती है। मतलब सत्ता के दो केंद्र उत्पन्न नहीं हो, सत्ता संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। इसके लिए भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को अप्रत्यक्ष रूप से लाया गया है। जनता में ज़्यादा लोकप्रियता यानी डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो जनता में ज़्यादा लोकप्रियता राष्ट्रपति को प्राप्त होगी और अपनी लोकप्रियता के आधार पर वो जो है संवैधानिक व्यवस्था को संचालित करने में कहीं ना कहीं मुसीबत उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भी जो है ये राष्ट्रपति का पद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना उचित मान लिया गया। हम मान सकते हैं सत्ता संघर्ष को रोकने के लिए, सत्ता संघर्ष को रोकने के लिए तीसरी बात करें हम, तीसरी बात क्या करें कि जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बेसिकली पूरे देश का हेड ऑफ द नेशन है, संवैधानिक प्रधान है। और हेड ऑफ द नेशन का उद्देश्य होता है कि पूरे देश का उसके प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, पूरे देश को, पूरे देश की जनता को समान अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। जितना यूपी के अंदर, यूपी के जो वोटर्स हैं उनके वोटर्स को भी और एक सिक्किम के वोटर्स को भी जो है वोट वैल्यू जो निकल के आए, लास्ट में अंतिम रूप से जो प्रतिनिधित्व का अनुपात निकल के आवे वोट वैल्यू में के अंतर्गत, वो सेम निकल के आना चाहिए, समान अनुपात में निकल के आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि सिक्किम की जनसंख्या कम है तो वहाँ के एमएलए जो है उसकी वोट वैल्यू भी कम होगी। कम जनसंख्या पर अगर एक एमएलए प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक दूसरा एमएलए ज़्यादा जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जो ज़्यादा जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा उसी अनुपात में ज़्यादा आएगी जिस अनुपात में वो दूसरे जो कम जनसंख्या के ऊपर प्रतिनिधित्व करने वाला जो एमएलए है, उस एमएलए का प्रतिनिधित्व जो जनसंख्या और उस एमएलए की जो अनुपात है, जो अनुपात रेशो निकल के आ रहा है, यहाँ जनसंख्या किसकी ज़्यादा वाले की, उसका रेशो जो निकल के आ रहा है, इनका रेशो जो है वो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इस चीज़ को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हम लागू नहीं कर सकते, इसलिए भी हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी सकल अनुपातिक यानी समान अनुपात में राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता को वोटिंग प्राप्त हो सके, आम मतदाता को वोट की वैल्यू जो है, वोट की वैल्यू का जो अनुपात है वो अनुपात समान आ सके, इसलिए भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को हमने अपनाया गया। राष्ट्र अध्यक्ष रिपब्लिक पूरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष को सभी मतदाताओं के वोटों में समान अनुपात बनाए रखने के लिए भी हम लोगों ने इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में समान अनुपात, समान निर्वाचन में देश की जनसंख्या को समान अनुपात में अधिकार प्राप्त हो, वोटिंग राइट, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, इसलिए भी हम लोगों ने निर्वाचन की पद्धति को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। और क्या कारण हो सकता है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में? और एक और कारण भी हो सकता है, वो कारण ये हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र अध्यक्ष है और राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में चूँकि वो एक नॉमिनल हेड है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और गणतंत्र का प्रतीक है, और गणतंत्र का प्रतीक जो है वो एक तरह से राजनीतिक रूप से वो एक तटस्थ पद होना चाहिए। यहाँ देश के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें अगर चुनाव जो है दलगत आधार पर लड़े जाएंगे
चुनावों में दलगत राजनीति है। प्रत्यक्ष रूप से अगर चुनाव राष्ट्रपति लड़ेगा तो वो किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होगा। वो अपने चुनाव लड़ने के लिए, अगली बार चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट होने की उसकी संभावना ज़्यादा है। अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाता है तो इससे राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखने में, राष्ट्रपति पद की जो महत्ता है या राष्ट्रपति पद की राजनीतिक रूप से तटस्थता है उसको बनाए रखने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो हम कहें राष्ट्रपति पद की गरिमा एवं राजनीतिक तटस्थता को बनाए रखने के संदर्भ में भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होती है। इन सभी कारणों से हम देखें तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं, कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हमने हमारे देश के अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। इसके अंदर सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूँ वो ये है, निर्वाचन में पूरे देश का राष्ट्राध्यक्ष, पूरे देश की जनता का समर्थन उसको प्राप्त होना चाहिए। पूरे देश की जनता को समान अनुपात में उसे निर्वाचन करने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और ये निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त होने का जो सबसे समान अनुपात में जो वोटिंग राइट है वो प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। इसलिए भी हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। हालांकि देशों का समतुल्यता और समान अनुपात वाली बात आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लग रही होगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये बात क्लियर होने वाली है, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जाम्पल से बातों को समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया, यानी एक सकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये हमने अपनाई है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। इसमें दूसरा पार्ट है एकल हस्तांतरणीय निर्वाचन प्रणाली। इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद में करूँगा। ये प्रक्रिया का पार्ट होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसके अंदर मैं बात करता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों को जो वोटिंग वैल्यू है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक वोटर्स को वोटिंग राइट प्राप्त हो, उसी अनुपात में जिस अनुपात में वहाँ की जनसंख्या है। तो जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों को समान प्रोपोर्शनलिटी में जो वोटिंग राइट देने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला अपनाया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का फार्मूला है जिसको हम सकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसमें हम इसको निकालने के लिए राज्यों के वोट वैल्यू को निकालने का एक फार्मूला है। जैसे हम मान लें एक एमएलए किसी राज्य के एक एमएलए किसी राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य, किसी राज्य के एक एमएलए के मत का मूल्य हमें निकालना है। तो एमएलए मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है, किसी राज्य के विधानसभा के एक एमएलए के मत का मूल्य, विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य क्या है दोस्तों? राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इंटू अपॉन 1/1000। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी एक राज्य के एमएलएज की वोट वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है, आपको ये पता है कि चुनाव में भागीदारी कौन कर सकता है? निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो हमें जनसंख्या का अनुपात, देखो इस चीज़ से पता लगता है
कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि राजस्थान की जनसंख्या जितनी है और राजस्थान में निर्वाचित सदस्यों की जनसंख्या, निर्वाचित एमएलए की संख्या जितनी है, इसमें अगर इनका भाग दे दे तो एक अनुपात निकल के आ जाएगा और इस अनुपात को 1/1000 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जो भी ये निकल के आएगा उसमें 1000 का हम भाग दे देंगे। दोस्तों ये 1000 का भाग क्यों देते हैं, उसका कारण है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा संख्या में है। जनसंख्या के आंकड़े को छोटा करने के लिए 1/1000 से हम भाग देते हैं। यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 6.85 करोड़ जनसंख्या, हालांकि 1971 की जनगणना के आधार पर होता है, उसकी चर्चा मैं करूंगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अभी माना कि राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, तो 6.85 करोड़ में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 200 है। 200 का भाग देंगे आप लोग, तो 200 का भाग जब आप देंगे तो ये संख्या काफ़ी बड़ी निकल के आएगी। अब ये बड़ी संख्या एक एमएलए के मत का मूल्य आएगा, फिर उसको हम 200 एमएलए के मतों से गुणा करेंगे तो टोटल राजस्थान के एमएलए का मत का मूल्य बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आ जाएगा। तो ये संख्या को मल्टीप्लाई गुणा करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए इस संख्या को हल्का करने के लिए, छोटा करने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। इसलिए फॉर्मूले के तहत 1/1000 यहाँ पर लिख दिया जाता है। दोस्तों समान अनुपात की बात करें, अब हम देखिए बात कर रहे हैं हम कि समान अनुपात, वोटर का समान अनुपात कैसे आएगा। मत का मूल्य जो है, मत के मूल्य का जो अनुपात है वो समान निकल के आएगा। कैसे आएगा, जैसे राजस्थान के एक एमएलए के मत का मूल्य जो है, राज्य की जो जनसंख्या है वो उसमें टोटल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का हम भाग देंगे। तो राजस्थान की जनसंख्या माना कि कम है और एमएलए की संख्या भी कम है, तो यहाँ भाग दे दिया तो एक एमएलए कितने सारे वोटर्स के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है, उसी अनुपात में वोट वैल्यू निकल के आएगी। वहीं यूपी के अंदर देखें तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और एमएलए जितने हैं, तो उन एमएलए से उनका जो भाग दे दिया, तो भाग देने के परिणाम स्वरूप उनके मत का मूल्य आ जाएगा। तो हम ये देखें, माना कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, राजस्थान के अंदर एक एमएलए जो है 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहीं ये तो राजस्थान के अंदर हो गया। दूसरा हो गया यूपी के अंदर माना कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एमएलए जो है 15 लाख जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहाँ जो एमएलए की सीटें हैं उनका अनुपात और जनसंख्या का अनुपात क्या आता है, ये डिपेंड करता है एमएलए की संख्या और उसकी टोटल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर डिपेंड करता है। तो अगर इसको गुणा करें, इसका भाग करें, तो ये आपसे निकल के आ जाएगा। जैसे राज्य की कुल जनसंख्या में एमएलए की संख्या का भाग दे दिया, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि एक एमएलए जो है कितनी जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व कर रहा है और राजस्थान में कितना कर रहा है, यूपी के अंदर कितना कर रहा है। यहाँ पर ये जो प्रतिनिधित्व है, इस प्रतिनिधित्व का अनुपात, यहाँ पर जो वोट वैल्यू है, वो वोट वैल्यू का जो अनुपात है वो अनुपात समतुल्य और समान अनुपात में होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि अगर राजस्थान का एक एमएलए 10 लाख जनसंख्या पे प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक एमएलए 15 लाख पे कर रहा है, तो निश्चित रूप से यूपी के एमएलए का मत मूल्य राजस्थान के एमएलए के मत मूल्य से ज़्यादा होगा। अपन मान ले राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य 1.29 होता है, सॉरी 129 होता है, और राजस्थान का 129 होता है वोट वैल्यू। तो वहीं यूपी का वोट वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 208 होता है, 208 होता है। सबसे ज़्यादा 208 यूपी का, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और वहाँ के एमएलए की संख्या जो 403 है, उस 430 एमएलए की जो संख्या है वो 430 है। 430 एमएलए की जो संख्या है वो
ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, एक एमएलए वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और राजस्थान का एमएलए कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अतः दोनों के वैल्यू जो है, अनुपात की जो वैल्यू है, दोनों के रेशो की जो वैल्यू है वो समान अनुपात में होनी चाहिए, इसलिए भी इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा गहरी बात है, आप लोग मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे। किसी बात को और अच्छे से शांति से सोचिएगा, समझिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। किसी राज्य के एक एमएलए का मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और 1/1000 इंटू 1/1000 से इसे गुणा करेंगे तो एक एमएलए का मत का मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के जो एमएलए है उसका मत का मूल्य 129 है। हम बात करें यूपी का तो यूपी का सर्वाधिक है 208 है। वहीं सबसे कम बात करें, हम सिक्किम की बात करें, सबसे कम सिक्किम का होता है जिसका मत का मूल्य केवल 7 है। इस तरह से अलग अलग राज्यों की जनसंख्या और वहाँ के एमएलएज का जो अनुपात है उसके अनुसार ही वहाँ पर एक एमएलए के मत का मूल्य निकल करके आता है। इसका फायदा ये होता है कि इससे वोट वैल्यू जनसंख्या के अनुपात में ही एमएलए की डिसाइड होती है। इससे अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होने पर भी उनके जो एमएलएज हैं उन एमएलएज के मत के मूल्य का अनुपात जो है जनसंख्या के अनुपात में जो निकल के आता है वो लगभग सभी राज्यों का समान होगा। इन्हीं समान अनुपात में सभी राज्यों की जनसंख्या को राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी प्राप्त हो। समान अनुपात में, बार बार कह रहा हूँ, समान अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता को भागीदारी प्राप्त हो, इसके लिए ये फॉर्मूला निकाला गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से इस फॉर्मूले के तहत प्रत्येक विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है और फिर उसको जो भी मत का मूल्य है उस मत के मूल्य को वहाँ की टोटल सदस्य संख्या से गुणा कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान के एक एमएलए के मत का मूल्य 129 है, राजस्थान में टोटल निर्वाचित एमएलए कितने हैं, 200 है, तो इसको 200 से गुणा कर दिया, जो भी निकल के आएगा वो राजस्थान के टोटल जो एमएलए हैं उन एमएलए की मत का मूल्य निकल के आ जाएगा। टोटल मत मूल्य यहाँ पर निकल के राजस्थान का आ जाएगा। ऐसे यूपी का कर लेंगे, यूपी से हो जाएगा। ऐसे सबका सारे राज्यों का कर लेंगे और सारे राज्यों का करके माना कि यहाँ एक्स आया, यहाँ वाई आया, जेड आया और कुल मिला के यहाँ टोटल कर लेंगे, पूरा की पूरा टोटल कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ना केवल राज्यों का करेंगे, दिल्ली एवं पांडिचेरी की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों को भी करेंगे और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसके मत मूल्यों को भी हम यहाँ पर करेंगे और टोटल करके जो है ओवरऑल क्या होगी, मत मूल्य निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से हम मत मूल्य है, इस मत मूल्य का हम सांसदों का मत मूल्य निकालेंगे। इस टोटल मत मूल्य के आधार पर हम सांसदों का, हम मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी संख्या है ये टोटल मत मूल्य आ गया। इस टोटल मत मूल्य के आधार पर यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कितना आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। तो इस एक्स वाई जेड को हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स वाई जेड को यहाँ सांसद का मत मूल्य निकालेंगे। एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा तो सभी राज्यों के विधानसभा सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य अपॉन लोकसभा व राज्यसभा के कुल निर्वाचित
सदस्यों का कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, सभी एक सांसद का मतमूल्य हम निकाल रहे हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कुल मतमूल्य हमने मान लिया। इसको हम यहाँ पे करें, हमने अभी पिछले पेज पे देखा था कि सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों का जो मतमूल्य निकल के आया, माना कि XYZ आया, तो यहाँ XYZ जो भी संख्या आई उस संख्या को हम किससे भाग दे देंगे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से। आपको पता है लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस यहाँ पर राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इस टोटल सदस्य संख्या को जोड़ करके इसका भाग यहाँ दे देंगे, तो हमारे पास जो भी ए या बी जो भी कुछ आएगा निकल के आएगा, एक सांसद का मतमूल्य निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, एक सांसद का मतमूल्य यहाँ निकल करके आ जाएगा। अब एक सांसद का मतमूल्य आ गया तो टोटल जो सांसद हैं हमारे यहाँ पर देश के जो टोटल सांसद हैं, ये सांसद जो हैं कितने होंगे, ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यहाँ पर यहाँ क्या कर देंगे, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 543 और 233, 776 3 और 3 6, 3 और 4 7, 7 और 5 और 2 7, 776। यानी जो भी यहाँ निकल के आएगा उसको हम 776 से इंटू कर देंगे, तो ये जो संख्या निकल के आएगी, ये टोटल संख्या ये जो आ जाएगा, ये सांसदों का मतमूल्य आएगा। तो सांसदों का मतमूल्य जितना आएगा वही मतमूल्य हमें ये इसके बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। यानी कि जो समतुल्यता है वो समतुल्यता क्या कहती है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का मतमूल्य XYZ और साथ में सभी सांसदों के मत का मूल्य, एक का तो एक निकल के आया, इसको सभी से गुणा कर दिया तो सभी का आ गया। जो संख्या यहाँ निकल के आएगी वो संख्या और जो XYZ है ये संख्या दोनों समान निकल के आएगी हमेशा। ये फॉर्मूले के तहत अपने आप ही समान निकल के आएगी, हमेशा समान होती है। यानी एक सांसद का मतमूल्य और का अनुपात जो है और एक MLA के मतमूल्य का अनुपात जो होता है वो जनसंख्या के अनुपातों में बराबर होता है। यानी यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि एक सांसद जितनी जनसंख्या पर, यानी टोटल सांसद लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये टोटल सांसद पूरे देश की जनसंख्या पर एक समान अनुपात में प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये प्रतिनिधित्व कैसे निकल के आएगा, ये प्रतिनिधित्व ये MLAs के प्रतिनिधित्व के आधार पर के निकल के आएगा। क्योंकि MLAs का प्रतिनिधित्व भी जो है पूरे देश में, जो एक MLA का प्रतिनिधित्व जितनी जनसंख्या के ऊपर है उसी हिसाब से जिस अनुपात में है उसी अनुपात में सांसदों का प्रतिनिधित्व भी समान रूप से निकल के आएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पर थोड़ा सा आप गहराई से सोचिएगा, समझिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। समतुल्यता का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। दोस्तों ये फॉर्मूले के तहत हम लोग एक राज्य के MLA के मतमूल्य निकाल सकते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में हमने राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दे दिया और इंटू 1/1000 कर दिया, तो हम लोगों को एक राज्य के एक MLA का मतमूल्य निकल के आ जाएगा। जैसे राजस्थान के अंदर एक MLA के मत का मूल्य कितना है, 129 है, तो राजस्थान के 200 MLA का मत का मूल्य कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। इसी तरह से यूपी का आएगा, सारे राज्यों का निकल के आ जाएगा। एक संख्या, एक बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। जो संख्या आएगी उस संख्या में हम लोग लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से 776 से हम लोग भाग दे देंगे, तो एक सांसद का मत मूल्य निकल के आ जाएगा। और फिर एक सांसद के मत मूल्य को हम लोग
सभी सांसदों के यानी 776 सांसदों से 776 से हम इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हम लोगों को जो ओवरऑल जो है सांसदों का मतमूल्य, टोटल मतमूल्य हमको निकल करके आ जाएगा। तो सभी सांसदों का मतमूल्य और राज्य के विधानसभा सदस्यों का टोटल मतमूल्य, सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मतमूल्य हमेशा जो आंकड़ा आएगा वो हमेशा समान आएगा, कॉमन आएगा, समान अनुपात में आएगा। इससे पता लगता है कि एमएलए और एमपीज जो हैं ये समान अनुपात में ही, क्योंकि जनसंख्या तो सबके, एमपी भी समान उसी जनसंख्या पर हैं, उसी जनसंख्या पर सारे एमएलए हैं, तो इनका जो अनुपात है वो हमेशा एक समान निकल करके आएगा। इसीलिए भी हम इसको समान अनुपातिक, सकल अनुपातिक या समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। और चूंकि वोट जनता सीधे नहीं देती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए और एमपी जो है वोट देते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। जनता की ओर से एमएलए और एमपी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, समान आनुपातिक और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा, मोटे तौर पर आप लोगों को समझ में आया होगा। और बेटर तरीके से अगर हमें समझना है तो हम कभी एक अलग से वीडियो में इस पर लेकर के आऊँगा, अलग से क्लासेज लेके आऊँगा आप लोगों के पास में, और उसमें कोई एग्जाम्पल लेकर के स्पेशली आंकड़ों के साथ में मैथमेटिकल तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन मोटे तौर पर आप लोग ये समझ लें कि राष्ट्रपति के चुनाव में यानी सकल अनुपातिक पूरे देश की जनसंख्या को समान अनुपात में, समान भागीदारी नहीं, समान अनुपात में भागीदारी प्राप्त हो सके, इसलिए प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया है। दोस्तों, इसके साथ में ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, चुनाव कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया के अंदर एकल हस्तांतरणीय निर्वाचन प्रणाली की बात आती है। दोस्तों, एकल हस्तांतरणीय निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है, हाँ, पहले एक दो बातें मैं और रह गई यहाँ पे चर्चा कर रहा था। राज्य की कुल जनसंख्या की बात की जा रही है, तो राज्य की कुल जनसंख्या, यहाँ पर एक एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाता है, तो राज्य की जनसंख्या की बात की जाती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ राज्य की जनसंख्या जो है 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर ही यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो एमएलए का मत का मूल्य या एमपी के मत का मूल्य जो भी निकाला जाता है, वो जो भी कैलकुलेशन निकलती है 1971 की जनगणना को आधार बना करके ही की जाती है। दोस्तों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि राज्य की कुल जनसंख्या मतलब 1971 की जनसंख्या राज्य की, जैसे राजस्थान के एक एमएलए का मत का मूल्य निकालना है तो 1971 की जो जनसंख्या है उस 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। अब आप सोच के देखिए कि आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, 2023 की दौर में बात कर रहे हैं और जनसंख्या 1971 की ही चली आ रही है। दोस्तों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है, जबकि आप लोग जानते हैं कि जनगणना हर 10 साल बाद होती है। हमारे देश में जनगणना हर 10 साल बाद में होती है और ये 1 से आपको पता है 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 इस तरह से जनगणना 10-10 साल के अंतराल में एक बढ़ते हुए क्रम में ये चल रही है। तो जब हम लोग एक तरह से देखा जाए 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण और कई कारणों से जो है वो अभी तक हुई नहीं है। 1-2 साल जनगणना के अंतिम आंकड़े आने में, फाइनल आंकड़े आने में 1-2 साल वैसे भी लग जाते हैं। तो यहाँ समस्या ये आती है कि 1971 की जनगणना को ही आधार क्यों बनाया गया, उसी को क्यों रोक दिया गया, आगे इसको आगे की जनगणना के अंदर इसको शामिल, आगे वाले सालों को क्यों शामिल नहीं किया गया, आगे वाली 2001 वाली या 2011 वाली जनगणना को इसमें शामिल आधार क्यों नहीं बनाया गया है। दोस्तों, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि जो जनगणना का आधार 71 इसलिए बनाया गया क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर ये अपेक्षा की गई कि जनगणना
जनसंख्या निरोध संबंधी प्रावधान की अपेक्षा की गई थी, देश में जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात की गई थी। तो जनसंख्या कंट्रोल की बात करें तो हमारे देश के अंदर आपको पता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम भी चलाया गया था, जिसका जनता ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। सरकार के द्वारा कुछ थोपी हुई नीतियां थी जिनका जनता ने विरोध किया। उसका परिणाम ये भी हुआ कि इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा, यानी उनको 1977 के इलेक्शन में जनता के सामने मुँह की खानी पड़ी थी। दोस्तों, इसके पीछे ऐसा बताते हैं कि जो जनसंख्या को कंट्रोल करने की अपेक्षा की गई थी, सरकार चाहती थी कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाए, जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। आपको पता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया की तुलना में साउथ इंडिया कोई भी सरकार नीति या प्रोग्राम जो भी चलाती है उनको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। जो साउथ की गवर्नमेंटें थी उन्होंने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जो नॉर्थ वाले राज्य थे, उत्तरी राज्य थे भारत के, यहाँ पर आपको पता है जनसंख्या पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया। जनसंख्या बहुत तेज़ी से वापस उसी दर से बढ़ती रही और साउथ वाले जो राज्य थे उन्होंने जनसंख्या पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखा। जब इस तरह की बातें रहीं तो 1971 तक आते आते जो है एक मुद्दा सामने आ गया कि जो जनसंख्या है वो जनसंख्या किनकी बढ़ रही है, उत्तर वाले राज्यों की है जो भारत के उत्तर में पड़ते हैं, और दक्षिण वाले राज्यों की जनसंख्या काफ़ी हद तक स्थिर हो रही थी। तो आपको पता है कि इक्वल प्रोपोर्शनलिटी के आधार पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इक्वल प्रोपोर्शनलिटी के आधार पे राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो जब जनसंख्या नॉर्थ के राज्यों की ज़्यादा हो जाएगी तो एमएलए जो है, जब भी जनगणना होगी तो जनगणना में उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और साउथ वाले राज्य जो हैं उनकी जनसंख्या कम होगी, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपाय अपना लिए थे। तो ऐसी स्थिति में जो इक्वल प्रोपोर्शनलिटी, जितनी जनसंख्या जिस राज्य की है उसके वोट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसकी कम है उसकी उतनी ही कम होगी। तो एक तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में जो महत्व है, अगर जनसंख्या ऐसे ही नॉर्थ वाले राज्यों की बढ़ती गई, उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती गई, तो एक समय ऐसा आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं उनकी ही ज़्यादा चलेगी। वही एमएलए एमपी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में ज़्यादा महत्व रखेंगे, और जो साउथ वाले हैं, ये साउथ वाले राज्यों का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। तो ये मुद्दा जब आया तो इंदिरा गांधी सरकार के सामने साउथ वाले राज्यों ने ये मुद्दा उठाया कि हम लोग तो अपना रहे हैं लेकिन नॉर्थ वाले राज्य इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं अपना रहे हैं। इससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जब हो जाएगा तो राजनीतिक इम्बैलेंस भी निश्चित रूप से होना तय है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या किया जाए, इसके लिए एक रास्ता 1977 में इंदिरा गांधी ने निकाला। इसके आंकड़े जो 1971 की जो जनगणना थी उसके आंकड़े 2-4 साल में आए आकर के, फिर 1977 में इंदिरा गांधी ने एक फ़ैसला लिया, और फैसला लेकर के ये तय किया गया तत्कालीन सरकार ने कि जो आंकड़े हैं अब से आने वाले 2000 तक, 2001 में जो पहली जनगणना होगी उस जनगणना से पहले तक, जब तक कि 2001 की जनगणना होने के पश्चात 2001 की जनगणना के प्रकाशित आंकड़े, अंतिम आंकड़े नहीं आ जाए, मतलब अंतिम आंकड़े आने में 2-1 साल का टाइम लग जाता है। तो अंतिम आंकड़े जब तक नहीं आ जाएं तब तक जो है 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया जाएगा। यानी जो जनगणना नॉर्थ के और साउथ के राज्यों की 1971 में है उसी जनगणना को आधार बना करके राष्ट्रपति के इलेक्शन में भागीदारी की जाएगी। लेकिन जब 1977 में ऐसा प्रावधान किया गया, और 77 में जब ये प्रावधान किया गया और ये जो प्रावधान किया गया था 1977 में, ये जो अपना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत ये प्रावधान किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा प्रावधान किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन 77 में हुआ था इसको, तो इसलिए 76 में 42वां संविधान संशोधन आया था, 77 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो 2000 तक, 2001 की स्थिति तक जो है इसी 71 की जनगणना के आधार पर क्या किया गया दोस्तों, राष्ट्रपति के इलेक्शन होते रहे।
2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के टाइम पे इनके सामने वही समस्या उत्पन्न होने लगी कि अब क्या किया जाए। 2001 के अंतिम आंकड़े जो हैं 1-2 साल में आने वाले हैं, और वो आंकड़े जो हैं सामने आने के पश्चात अब जनसंख्या में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। साउथ वाले राज्यों की जनसंख्या अलग है और जो नॉर्थ वाले जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या बहुत अलग हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, वापस से इसमें सामंजस्य बिठाने की बात थी, तो इसका विरोध साउथ वाले राज्यों ने वापस से किया। इस वजह से फिर वापस से उन्होंने एक छोटा सा काम कर दिया, और छोटा सा काम करते हुए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको कह दिया कि 2026 तक, इसमें 2001 की जगह पर 2026 कर दिया, और 2026 तक ये जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, या अपन कहें राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या का आधार लिया जाएगा वो 1971 का आधार लिया जाएगा। 2026 के पश्चात जब भी पहली जनगणना होगी, तो आपको पता है तो पहली जनगणना होगी वो 2031 में होगी। 2026 के बाद में हर 21-31 इस तरह से होती है, तो 2031 में जनगणना होगी। उसके आंकड़े जब प्रकाशित हो जाएंगे तो उनके प्रकाशित होने तक, एक तरह से देखा जाए 2026 तक नहीं है, 2026 के पश्चात जो पहले आंकड़े प्रकाशित होंगे, पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होंगे, तब तक जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किए जाएंगे। तो 2026 तक के लिए तो फिक्स कर दिया। 2026 के बाद में हमें पता है 2031 में ही जनगणना होगी। जनगणना के 2-1 साल बाद में अंतिम आंकड़े प्रकाशित होंगे। तो 2031 की जनगणना के आंकड़े 2000 माना कि 32 में 33 में प्रकाशित हुए, तो 2032 या 33 के बाद में जो इलेक्शन राष्ट्रपति का होगा उसी के अंदर 2031 के आंकड़ों के आधार पे ही निर्वाचन किया जाएगा। तब तक यानी 2031, 32, 33 जब तक वो आंकड़े आएंगे, यानी उसके पश्चात जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उन आंकड़ों के प्रकाशन के पश्चात, 31 के आंकड़ों के प्रकाशन के पश्चात जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उस समय तक, उस समय से पहले तक, उससे पहले तक के जितने भी राष्ट्रपति चुनाव हैं वो सबके सब 1971 की जनगणना के आधार पर ही किए जाएंगे। ये बात आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 2031 तक ही जो 1971 की जनगणना है, इसी के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ये 84वें संविधान संशोधन से ये तय कर दिया कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनावों का आधार 2026 के पश्चात जो पहली जनगणना होगी उस समय के पहली जनगणना होगी, इसके आंकड़े जो प्रकाशित होंगे उस समय तक जो भी चुनाव होंगे वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किए जाएंगे। दोस्तों, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली क्या होती है, एकल स्थानांतरणीय प्रणाली क्या होती है, ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये बताया कि जो एक एमएलए के मत का मूल्य है वो मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या, तो राज्य की कुल जनसंख्या कौन सी जनसंख्या, 1971 के प्रकाशित आंकड़े हैं, उन प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर मत का मूल्य निकाला जाएगा। और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर राजस्थान के जो एक एमएलए का मत का मूल्य है 129 है, यूपी का 208 है। दोस्तों, सांसद का मत का मूल्य की बात करें तो 1997 के बाद 97 तक हमारे 708 हुआ करता था, और अभी जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है उन विधानसभा को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कारण अब वहाँ पर हमारे एक सांसद का मत का मूल्य 700 कर दिया गया। अभी निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी थी कि अभी एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 700 है, 700 है। ये बात आप लोगों को
समझ में आ गई होगी। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एकल संक्रमणीय प्रणाली कैसे यूज होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एकल संक्रमणीय प्रणाली एकल संक्रमणीय, एकल हस्तांतरणीय, सही शब्द तो है हस्तांतरणीय प्रणाली क्या होती है, इसी को हम समझने की कोशिश करें। समान आनुपातिक या सकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। वो मैंने शब्द का मीनिंग समझाया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को क्यों अपनाया गया उसके भी रीजन मैंने आपको बता दिए। अब आपको एक और बात समझाने जा रहा हूँ कि एकल हस्तांतरणीय प्रणाली का मतलब क्या होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं जो मैंने आपको 3-4 बताई थी, वो अगर उनमें से सारी योग्यताएं कोई व्यक्ति रखता है तो कोई भी व्यक्ति चुनाव में भागीदारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारी संसद के द्वारा समय समय पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 पास किया गया। इसमें समय समय पर संशोधन भी किए जाते हैं। एक्चुअली बात ये है दोस्तों, हमारे आर्टिकल जो 55 है, आर्टिकल 55 में ये साफ साफ दे रखा है, स्पष्ट कह रखा है कि समय समय पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में संसद द्वारा जो भी चेंज किया जाएगा वो संसद अधिनियम बना करके कर सकती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 पारित किया गया था। इसके माध्यम से ये तय किया गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार है, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है और भारत का नागरिक कोई भी उम्मीदवार हो सकता है यदि वो भारत का नागरिक है, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका है और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है। तो यहाँ पर बात आती है कि कोई सदस्य जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहली बात यह है कि चुनाव का पर्चा दाखिल करते समय उसको 2 जो प्रस्तावक चाहिए। 2 प्रस्तावक मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट लेने वाले 2 प्रस्तावक का समर्थन होना चाहिए। मतलब जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार होना है उसके नाम का प्रस्तावना कम से कम 2 वोटर करें। 2 वोटर करें मतलब जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के हकदार हैं वो 2 लोग, कोई भी मतलब कोई भी 2 सांसद हो सकते हैं, 2 एमएलए हो सकते हैं, 1 सांसद या 1 एमएलए हो सकता है। कम से कम 2 वोटर जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की योग्यता रखते हैं वो लोग 2 प्रस्तावक के रूप में उसके नाम की अनुशंसा करेंगे उम्मीदवार के रूप में, और साथ में 2 अलग लोग, 2 इसके अनुमोदक होंगे। 2 लोग क्या होंगे? अनुमोदक होंगे, यानी 2 लोग प्रस्तावक और 2 लोग अनुमोदक होंगे। दोस्तों 2 एमएलए या 2 एमपी या 1 एमएलए या 1 एमपी ने प्रस्तावना दे दी कि मैं इनका प्रस्तावक हूँ, ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, मैं इनका क्या प्रस्तावना करता हूँ, प्रस्तावक के रूप में अनुशंसा करता हूँ। वहीं जो चुनाव हैं, चुनाव के लिए 2 ने प्रस्तावित कर दिया, साथ में 2 इसके समर्थन में भी साइन होने चाहिए, 2 एमएलए के या एमपीज के या 1 एमएलए या एमपी का, लेकिन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब टोटल मिलाकर के 4 एमएलए या एमपी आपके समर्थन में हैं तो आप चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए जो रूल्स बनाया गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, वो क्या बनाया गया कि 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होने चाहिए। दोस्तों पहले 1952 में चुनाव हुआ, 57 में चुनाव हुआ, फिर 5 साल बाद 62 में चुनाव हुआ और फिर 67 में चुनाव हुआ। 1967 तक यही व्यवस्था थी। 1967 तक 2-2 ही सदस्य होते थे
और आपको पता है कि देश के अंदर चुनाव लड़ने वाला की कमी नहीं है। देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़े, अपने भाग्य को आजमाया। इसी में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम नाम का, चौधरी हरिराम नाम का व्यक्ति था, जिसने 1952 से लेकर 1967 तक जितने भी चुनाव हुए राष्ट्रपति के, हर एक चुनाव में अपना पर्चा दाखिल किया। 2 एमएलए और या 2 एमपी से प्रस्तावों को समर्थक के रूप में वो समर्थन लेकर के कभी भी खड़े हो जाते तो हमेशा वो हारे, हमेशा वो चुनाव में हार गए थे। तो चुनावों में हारने के पश्चात 1967 में जाकर के जब उनको 0 वोट मिले, 0 वोट मिले मतलब इसका मतलब हुआ कि प्रस्तावक जो जिन्होंने उनके नाम का प्रस्तावना दी थी, जिन्होंने प्रपोजल दिया था और जिन्होंने सेकंडर के रूप में जिसको सेकंड किया था, अनुसमर्थन किया था, अनुमोदन किया था, उन लोगों ने भी उसको वोट नहीं दिया। तब इस व्यक्ति को समझ में आया कि ये तो गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 1967 में के बाद में इन्होंने, हरिराम नाम के व्यक्ति ने चुनाव लड़ना बंद किया, नहीं तो वो लगातार चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि नॉन सीरियस कैंडिडेट जिनको 2 लोगों का यानी 2-4 लोगों का भी समर्थन प्राप्त नहीं है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इसकी प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं। दूसरी बात एक और आती है दोस्तों कि 1967 के पश्चात थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया और इसके लिए एक चेंज कर दिया गया। अब 2 की जगह प्रस्तावकों की संख्या 5-5, अनुमोदकों की संख्या भी 5 कर दी गई। मतलब प्रस्तावक भी 5 और अनुमोदकों की संख्या भी 5 कर दी गई। तो 5-5 करके और इसकी सीरियसनेस को थोड़ा सा लाने का प्रयास किया गया कि इसका सीरियसनेस को बढ़ाया जाए, सीरियस कैंडिडेट ही इसमें भागीदारी करें। 67 के बाद में 1972 के चुनाव हुए दोस्तों। 5 साल बाद फिर वापस 1972 के चुनाव हुए और 72 के चुनावों में एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली कि लगभग 17 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए। और कहते हैं कि एक रिकॉर्ड भी एक व्यक्ति का, धरती पकड़ नाम का एक व्यक्ति है, जिसने लगातार कई बार राष्ट्रपति चुनाव लड़े और हर बार वो चुनाव हारा। कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज़्यादा हारने का अगर किसी ने रिकॉर्ड बना रखा है तो हमारे धरती पकड़ नाम के व्यक्ति के पास में है। तो 1972 में फिर 17 कैंडिडेट्स थे, उन 17 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे और 17 कैंडिडेट में से 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी जमानतें जब्त हो गई। जिनके, अच्छा एक बात बता देता हूँ, जमानत के लिए उस समय 2500 रुपये जमानत राशि हुआ करती थी। 2500 रुपये जमानत राशि होती थी और 2500 रुपये जमानत राशि भर करके कोई भी जमा करा देता था। उसके बाद में आपको ये पता है कि टोटल डाले गए वोटों का 1/6% वोट अगर किसी कैंडिडेट को प्राप्त नहीं होते तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 वोट, टोटल डाले गए कुल वैध मतों का 1/6% भाग हिस्सा नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ पर उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतलब ये सेंस है कि वो अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा पाए। तो ऐसी स्थिति में ये मखौल, राष्ट्रपति का चुनाव को मखौल ना बनाया जाए, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स इसमें नहीं आए, इनको हतोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव की गरिमा को बनाए रखने के लिए 1972 में इसमें वापस चेंज कर दिया गया और 5-5 सदस्य इसमें शामिल कर लिए गए। फिर इसके बाद में 1977 में फिर इसमें एक और चेंज किया गया। 1977 के चुनाव के टाइम पे वापस से इसमें चेंज किया गया और इसके लिए कैंडिडेट की संख्या जो है 10-10 कर दी गई। 5-5 के स्थान पर कैंडिडेट की संख्या, प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी कर दी गई दोस्तों? 10-10 कर दी गई। मतलब 10 तो प्रस्तावक चाहिए और 10 ही अनुमोदक चाहिए। फिर 1997 तक 10-10 रही, लेकिन 1997 में वापस इसमें चेंज कर दिया गया और अब इसकी संख्या 50-50 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है दोस्तों? 50-50 इसकी संख्या कर दी गई है। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होगी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भागीदारी करनी है, उस भागीदारी करने के लिए 1997 के बाद से अब चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले 50 एमएलए या एमपी को प्रस्तावक के रूप में प्रपोजल देना जरूरी है, प्रपोजल पे साइन होना जरूरी है और बाकी के अन्य 50 यानी कि टोटल 100 मतदाता, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों, 100 मतदाताओं
का समर्थन होना जरूरी है, तभी जाकर के आप चुनाव लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि ये उचित भी है। क्यों है उचित? इसलिए उचित है दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति जैसे चुनाव की गरिमा को बनाए रखने के लिए देश का राष्ट्राध्यक्ष हम निर्वाचित कर रहे हैं, तो कम से कम उसको 100 सांसदों का या 100 MLAs का समर्थन अगर प्राप्त नहीं है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया में ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए बहुत से लोगों को शौक़ होता है, वो शौक़ पूरा करने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, माहौल बनाते हैं। मेरा मानना है कि चुनावी प्रक्रिया पे बहुत सारा खर्चा भी होता है, बहुत सारी जटिलताएं भी बढ़ती हैं। चुनाव प्रक्रिया वैसे ही बहुत जटिल है राष्ट्रपति की, तो इस जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए, खर्च को बचाने के लिए, इस चुनाव प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये प्रावधान जो किया गया है, ये प्रावधान उचित भी प्रतीत होता है। वैसे भी पूरे देश की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले कम से कम 100 MLA या MP का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका राजनीतिक कद बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसकी लीडरशिप में, उसकी क्वालिटी में, उसकी नेतृत्व क्षमता पे प्रश्न उठाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये हित में, हालांकि इस बात को अलोकतांत्रिक कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि गरिमा बनाए रखने के लिए, संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए ये उचित प्रतीत होता है। दोस्तों, ये कैंडिडेट होने की बात मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से 50 और 50 कैंडिडेट प्रस्तावक और 50 अनुरोधक के रूप में 1997 में तय किया गया। और साथ में एक और प्रोविजन यहाँ पे किया गया 1997 में, जो 2500 रुपये क्या हुआ करती 1997 तक जो उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 2500 रुपये हुआ करती थी, अब वो बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 15,000 रुपये जमानत राशि। तो 1997 के बाद से अब राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये है। अगर किसी कैंडिडेट को 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होता, टोटल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता, तो उसकी जमानत राशि जब्त की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग, चूँकि एक मतदान की प्रणाली काफ़ी लंबी है, इसके अंदर काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए समय काफ़ी लगता है। मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर को अभी यहीं पे विराम देना चाहिए, ताकि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आए। आप इस लेक्चर को दोबारा ढंग से देखना, सोचना, समझना, और फिर उसके बाद में जब आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आप लोग चीज़ समझ जाएंगे, फिर उसके बाद में इस लेक्चर के बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, जिसमें सकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो हमने समझा दिया, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली के बारे में समझाना है। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, उस निर्वाचन की प्रक्रिया को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कैसे कैसे, कौन कौन राष्ट्रपति के कंटेंडर कौन कौन हुए, किसने किसको हराया, थोड़ा सा उसके बारे में भी शॉर्ट में हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी, यूज़फुल सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जनरली लोग टच नहीं करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, वो मैंने यहाँ पे टच करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझने के बाद आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।